जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस माई वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स की कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैंने भी 2 बार इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक किया है और इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मैंने ऑल इंडिया रैंक 75 भी हासिल की थी। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो उन बंदों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो बंदे एयरफोर्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या एयरफोर्स का ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं पर जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, चाहे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप से रिलेटेड हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप से रिलेटेड हो। इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो को अंत तक हम पूरा जरूर देखिएगा। तो मैं सबसे पहले बेसिकली इसका वैकेंसी से ही शुरू करूँगा। सबसे पहले इसकी वैकेंसी में की मैं अगर बात करूं तो एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो अग्निवीर के थ्रू ही आती है, यानी अग्निवीर वायु के थ्रू ही आती है। तो इसकी वैकेंसी 1 साल में 2 बार देखने को आपको मिल जाती है। सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर हुआ है कि इसकी वैकेंसी कब आती है। तो इसकी वैकेंसी अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो इसकी जो वैकेंसीज़ हैं 1 साल में 2 बार आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए अगर एज लिमिट की बात करूं तो 17.5 से 21 साल इसकी एज लिमिट होती है, जिसमें जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसमें 2 डेट मेंशन्ड होती हैं। उन डेट के बीच अगर आपकी एज है तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। बाकी मोटा मोटा यही कहा जाता है कि 17.5 से अगर 21 साल तक आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब दूसरी बात मैं करता हूँ एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की। तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में क्या क्या डिफरेंस हैं और किस तरह का अंतर होता है, सभी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बारे में। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं बताऊँ, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए वो बंदे ही अप्लाई कर पाते हैं जिनके पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, यानी कि जो बंदे मैथ्स वाले होते हैं केवल वही एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई कर पाते हैं। वाई ग्रुप के लिए अगर मैं बात करूँ कि वाई ग्रुप के लिए कौन अप्लाई कर पाता है, वाई ग्रुप के लिए केवल वही बंदे अप्लाई कर पाते हैं जिनके पास या तो 12th क्लास में मैथ्स है या मैथ्स नहीं है, वो दोनों बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्स ग्रुप के लिए यहाँ मैंडेटरी है कि आपके पास 12th क्लास में मैथ्स होना चाहिए, जबकि वाई ग्रुप के लिए ऐसा कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास 12th क्लास में मैथ्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12th क्लास में आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ इसमें इंक्लूड कर दूँ कि जिन बंदों के पास 12th में मैथ्स होता है वो एक्स ग्रुप से भी अप्लाई कर सकते हैं अपना सेपरेट वाई ग्रुप से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो एक्स वाई बोथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास ये एक फैसिलिटी होती है। बाकी जिन बंदों के पास 12th में मैथ्स नहीं है वो सिंपली अपना वाई ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अगर इसके सिलेबस की बात करूं तो एक्स ग्रुप में सिंपली आपका 11th-12th वाला अपना मैथ्स होता है, 11th-12th वाली ही फिजिक्स होती है और आपकी इंग्लिश होती है। अब मैं एक्स ग्रुप की अगर बात करूं तो किस तरह का इसमें पेपर होता है, तो इसमें आप मान के चलिए 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको करने होते हैं इंग्लिश के, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के करने होते हैं और 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको मैथ्स के करने होते हैं। इस प्रकार आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ये अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप का सिलेबस हुआ। एक्स ग्रुप में आपको क्या करना होता है, 60 मिनट में 70 क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। माइनस मार्किंग इसमें होती है 0.25 की, 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो हुआ अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप का। अब मैं अगर बात करूँ एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप में 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है। 20 मिनट में आपको इंग्लिश के जो है 20 क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। उसके बाद मैं बात करूँ मैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस की, तो उसके आपको 30 क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है 25 मिनट में। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा अगर पूरा डाटा अगर बताऊँ तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है, यानी कि 1 घंटे में 70 क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। वहीं अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करूं तो वाई ग्रुप में आपको 45 मिनट में 50 क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। तो ये हुआ एयरफोर्स वाई ग्रुप का, जिसमें आपको सिंपली 45 मिनट का टाइम दिया जाता है और 50 क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना होता है। माइनस मार्किंग वही माइनस मार्किंग भी इसमें होती है, एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, दोनों में 0.25 की आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्स ग्रुप में तो आप सेपरेट है, 20 नंबर की आपकी इंग्लिश है, बाकी 25 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के हैं, 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं। सभी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, चाहे वो एक्स ग्रुप में हो या वाई ग्रुप में हो, और 0.25 की माइनस मार्किंग भी होती है। लेकिन मैं वाई ग्रुप के बारे में आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में बता दूं। इंग्लिश तो दोनों में बिल्कुल ही सेम होती है, इंग्लिश में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जो कि आपका वाई ग्रुप में देखने को मिलता है,
तो उसमें रीजनिंग के मान के चलिए 16 से 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आपको जनरल मैथ्स के देखने को मिलते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज या जनरल साइंस के देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको वाई ग्रुप क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पर काम करना होगा? रीजनिंग पर आपको काम करना होगा। आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग जो सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी वाई ग्रुप में। वहीं अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ तो एक्स ग्रुप में आपका मैथ्स में आपका ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और बाकी सभी जो चैप्टर अपने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से 2D 3D सभी को अच्छे से तैयार करना होगा मैथ्स में। बाकी अगर फिजिक्स की बात करूँ तो 11 12 दोनों की फिजिक्स का बराबर रोल रहता है और इंग्लिश तो दोनों में सेम आती ही है। तो अगर आपको एयरफोर्स क्लियर करना है तो इस तरह का आपको चीज़ें करनी होगी। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे बंदों का प्रश्न होता है कि अगर हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप से अप्लाई करें तो हमें कौन सा ग्रुप प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत सारे बंदों का यही डाउट रहता है कि अगर हमारा एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दोनों से क्लियर हो गया तो शायद हमें हमारी इच्छा अनुसार जो है एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप को चुनने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दोनों से एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में अगर आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपका अगर फेज़ 2 भी क्लियर हो जाता है, फेज़ 2 के बाद में अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, उसके बाद में अगर PSL जो लिस्ट आती है यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है, उसमें अगर आपका नाम एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों में आ जाता है तो फिर आपको उस ग्रुप में सिलेक्ट किया जाता है जिसमें आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर आपके मार्क्स एक्स ग्रुप में ज़्यादा होंगे तो आपको एक्स ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर आपके मार्क्स वाई ग्रुप में ज़्यादा होंगे तो आपको वाई ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह का हमारा फाइनल इनरोलमेंट का रहता है। बाकी एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो ATS बेलगावी में होती है। और इसमें अगर मैं बात करूँ फिज़िकल में क्या चीज़ें होती है तो फिज़िकल के बारे में मैं आपको बता दूं फिज़िकल किस तरह का इसमें होता है। फिज़िकल के लिए अग्निवीर के थ्रू ही इसमें लिए जाते हैं। तो 7 मिनट का टाइम दिया जाता है। 1600 मीटर की रेस को आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद में 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 आपको स्क्वाट्स से लगाने होते हैं। 10 पुशअप में आपको थोड़ा बहुत होल्ड करवाया जाता है, बाकी इतना ज़्यादा नहीं करवाया जाता है। लेकिन अगर आप रनिंग की प्रैक्टिस पहले से नहीं करेंगे तो हो सकता है आप 7 मिनट में भी अपनी रनिंग को पूरा ना कर पाएँ, क्योंकि एयरफोर्स वाले बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो फिज़िकली इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आपको रनिंग पे भी अच्छे से अपना वर्क करना है। बाकी अगर मैं बात करूं कि रनिंग में कितने बंदे बाहर होते हैं, एवरेज अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए 50 बंदों को दौड़ाया जाता है तो 20 बंदे आसानी से रनिंग में बाहर हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती बाहर कर दिया जाएगा या 7 मिनट का टाइम है तो पूरा टाइम नहीं दिया जाता है। बिल्कुल पूरा टाइम आपको दिया जाता है, लेकिन बंदे वो बाहर हो जाते हैं जो बिना प्रैक्टिस के वहाँ पर आते हैं और शायद दौड़ नहीं पाते हैं या बीच में रुक जाते हैं। पुशअप में भी कुछ बंदे बाहर होते हैं। पुशअप में बंदों की पोजीशन अगर ठीक नहीं हो तो उस वजह से बंदों को बाहर कर दिया जाता है। बाकी सीटअप्स और स्क्वाट्स तो इतना वहाँ पे टफ होता नहीं है और सीटअप और स्क्वाट्स में कोई बंदा मैक्सिमम मान के चलिए 1 से 2 बंदे ही बाहर होंगे, बाकी ज़्यादा बंदे पुशअप और रनिंग में ही आउट हो चुके होते हैं। तो इस तरह का आपका फेज़ 2 में रहता है, यानी फेज़ 2 में आपकी रनिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है, फेज़ 2 में आपकी रनिंग हो जाने के बाद में और आपके पुशअप सीटअप स्क्वाट्स हो जाने के बाद में आपका होता है SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपको 35 मिनट के अंदर 40 या 45 क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। आपको एक OMR शीट दी जाती है, उस पर आपको सिंपली अपने जो है निशान लगाने होते हैं। अगर मैं उसमें बात करूँ कि कितने बंदे बाहर होते हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज वही बंदे बाहर होते हैं जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। उसमें देखिए SRT का मैंने अपने ही चैनल पर प्रैक्टिस क्लासेस भी कुछ डाल रखी है, तो वहाँ से भी SRT का समझ सकते हैं। आप चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि SRT किस तरह से होता है। तो आप SRT का वहाँ से सर्च करके आसानी से समझ जाएंगे कि SRT के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। मैंने 2 से 3 वीडियो यहाँ पर बना रखे हैं चैनल पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अगर SRT में भी बंदे बाहर होते हैं तो आप वहाँ पर SRT में बाहर नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप एक बार उस चीज़ को समझेंगे तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद में बात करूँ कि SRT के बाद में क्या होता है। जब आपका SRT टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपका SRT का रिजल्ट घोषित किया जाता है। उसमें कुछ बंदे आउट हो जाते हैं, जो बंदे आउट हो जाते हैं सिंपली उनको बाहर कर दिया जाता है। बाकी जो बंदे वहाँ पर इन हो जाते हैं उन बंदों को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के लिए 15 या 16 बंदों का वहाँ पर ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। ग्रुप डिस्कशन किस प्रकार होता है इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में, इस वीडियो के आई बटन में अभी मिल जाएगी। आप सिंपली वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको फेज़ 2 की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसके बाद में आपका फेज़ 2 हो जाता है। फेज़ 2 में आप मैं बताऊँ कि GD में भी कुछ बंदे बाहर होते हैं। GD का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में जो बंदे बाहर होते हैं उन्हें सिंपली बाहर कर दिया जाता है। जो बंदे बाहर नहीं होते हैं उन्हें
उन सभी बंदों को मेडिकल के लिए जो है एक फॉर्म टाइप दे दिया जाता है, मान लीजिए मेडिकल का एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि मेडिकल कितने दिनों बाद होता है, तो आप मान के चलिए जिस दिन आपकी रनिंग होती है उससे 1 या 2 दिन बाद या 2 दिन बाद ही आपका जो है मेडिकल हो जाता है। अगर आपको दूर का सेंटर दे रहे हैं तो मुश्किल से 3 या 4 दिन देंगे, वरना 2 दिन बाद ही आपका मेडिकल हो जाता है। जिन बंदों को मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, सिंपली वो अपना जो इनरोलमेंट लिस्ट है और साथ में PSL लिस्ट है उसके लिए वेट करते हैं। और जिन बंदों को मेडिकल में रीमेडिकल मिलता है उन्हें 21 दिन का समय दिया जाता है। 21 दिन के अंदर अगर वो बंदे अपने पॉइंट को सोल्व करके आ जाते हैं तो उन्हें भी फिट कर दिया जाता है और ग्रीन कार्ड दे दिया जाता है। जिन बंदों को ग्रीन कार्ड मिल जाता है उन बंदों को अपना ग्रीन कार्ड संभाल कर रखना होता है, क्योंकि जब आप बेलगांव में रिपोर्ट करेंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो वहाँ पर भी आपको आपका जो ग्रीन कार्ड है वो लेकर जाना होता है। तो इस तरह की आपकी चीज़ें होती है। बाकी जो बंदे रीमेडिकल में आउट हो जाते हैं उन्हें अनफिट बोल दिया जाता है और उन्हें रेड कार्ड लेने के लिए किसी अन्य डेट पर बुलाया जाता है। बाकी बहुत सारे बंदे जो रीमेडिकल में बाहर होते हैं और अपना रेड कार्ड लेने नहीं जाते हैं, उनका PSL में लिखा हुआ आता है कि अनफिट इन एब्सेंशिया। बाकी जो बंदे फिट होते हैं उनका लिखा आता है फिट, और जो बंदे अनफिट होते हैं उनका अनफिट लिखा हुआ आता है। अगर मैं इसका मोटी कट ऑफ की बात करूँ कि कितना इसका जो है कट ऑफ जाता है, तो इसका एक्स ग्रुप का मैक्सिमम अभी तक कट ऑफ 40 से 42 नंबर देखने को मिला है। 60 जो मिनट में 70 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 70 नंबर में से अभी तक 42 मैक्सिमम 42 से 43 देखने को मिला है। वहीं अगर वाई ग्रुप की बात करूँ तो वाई ग्रुप में 50 नंबर में से 40.5 आपको मैक्सिमम अभी तक कट ऑफ देखने को मिला है। बाकी गर्ल्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं, गर्ल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। गर्ल्स का कट ऑफ डिफरेंट जाता है, उनकी ज्वाइनिंग जो होती है वो भी अलग होती है। अलग का मतलब ये है कि उनका ज्वाइनिंग के लिए जो मेरिट आती है वो अलग आती है, उनके मार्क्स अलग आते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, बाकी ज्वाइनिंग तो सभी की ATS बेलगावी में ही होती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि गर्ल्स के पास भी एक गोल्डन चांस होता है एयरफोर्स ज्वाइन करने का 12th बाद। पहले एयरफोर्स गर्ल्स ज्वाइन नहीं कर पाती थी 12th बाद, इस एंट्री से स्कीम से नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी गर्ल्स भी आसानी से ज्वाइन कर सकती है। तो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में भी गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो डिफरेंट जाता है, तो गर्ल्स के लिए भी एक चांस यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरह का मैं वीडियो के माध्यम से आपको एयरफोर्स की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बताना चाहता था। होपफुली मैंने कई चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दी होंगी, आपको शायद कुछ नई चीज़ें भी पता चली होंगी, कुछ नई चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर मैं कोई चीज़ें नहीं बता पाया हूँ या कोई पॉइंट आपको मैं बताना भूल गया हूँगा तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सभी चीज़ें लगभग मैंने कोशिश कर ही दी है बताने की, फिर भी कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं गलती, कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं शायद। तो इस वजह से अगर आपको कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आया हो या कोई आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर कर दूँगा। और आप जिन बंदों का और कुछ डाउट है वो मुझसे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस माई वर्ल्ड ऑफिशियल को आप ज्वाइन करके और इजीली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स वहाँ पर भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं अपने वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।